हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और यह है वैश्वीकरण। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे भारत सरकार के द्वारा 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसमें 3 कदम उठाए गए थे, एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसमें ये तीनों क्या है ये हम पिछले वीडियो में आपको समझाए थे और फिर वैश्वीकरण के प्रमुख अंगों की चर्चा भी किए थे। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, बिकॉज चैप्टर का नाम ही है वैश्वीकरण, इसमें अब हम वैश्वीकरण के बारे में 3-4 वीडियो जो और देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क और फिर वैश्वीकरण के विपक्ष में भी तर्क। तो वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, इस कहने का मतलब ये कि भारत पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव कौन कौन पड़ा, इसको हम कह सकते हैं द लॉजिक इन द फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एंड द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। यानी जैसे पहले क्या होता था कि कोई विदेशी कंपनी जब भारत में इन्वेस्ट करती थी तो डायरेक्टली वो अपना कंपनी सेटअप करने में, मतलब मैक्सिमम डायरेक्टली वो सेटअप नहीं कर पाती थी, बिकॉज जब कंपनी इन्वेस्ट करेगी भारत में तो फिर वो मतलब किसी दूसरे भारत की जो स्थानीय कंपनी है उसके साथ मिक्स रूप से कार्य करती थी, उसके साथ ही मिलकर और मतलब प्रोडक्शन का कार्य शुरू करती थी। लेकिन वैश्वीकरण की नीति अपनाने से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को हालांकि पहले भी मतलब स्थापित कर सकती थी कंपनियां अपने इंडस्ट्रीज का डायरेक्टली, बट वैश्वीकरण अपना लेने से इस प्रकार लगे हुए, मतलब ऐसे क्षेत्र में लगे हुए जो रेस्ट्रिक्शन थे उसको हटा दिया गया, जिससे डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश को यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब इंक्रीजमेंट मिला है, उससे बढ़ावा मिला है, यानी प्रोत्साहित किया गया है। आया समझ में। दूसरी चीज की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव पावर। इसका मतलब समझिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप खुद से सोचिए कि कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में आकर और अपना इंडस्ट्री स्थापित की है। तो सोचिए कैसी कंपनियां भारत में स्थापित होंगी, विदेशी कंपनियां, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी जो काफी डेवलप्ड है, जो बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है अपने कंपनी में, उसके द्वारा गुड्स का प्रोडक्शन करती है, काफी मतलब भारी पैमाने पे बहुत अधिक मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन करती है। तो आप खुद से सोचिए कि जैसे कोई मार्केट है वहां पे बहुत सारे कल कारखाने, या कोई मार्केट है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे दुकान है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं लोग, लेकिन अगर उस मार्केट में कोई बड़ा मॉल खुल जाए जिसमें सारी फैसिलिटी उपलब्ध हो, तो फिर होगा क्या कि जो छोटे छोटे दुकान है इसका लगेगा कि इसका अस्तित्व अब समाप्त होने वाला है। तो फिर मतलब जो छोटे व्यवसायी है वहीं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम उस बड़े मॉल को, उस बड़े बिजनेस का मतलब फेस कर सके, उसका सामना कर सके। तो इससे होता क्या है कि छोटी छोटी जो कंपनियां होती है, छोटी छोटी जो बिजनेस होता है उसमें कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ता है। मतलब कहने का स्पष्ट ये है कि बड़ी कंपनियों के स्थापना से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हमारे देशों में स्थापना से हमारे देशों की जो स्थानीय कंपनियां हैं उसको फेस करने की कोशिश करी है, उसकी सामना करने की कोशिश करी है, जिससे हमारे स्थानीय कंपनियों के कॉम्पिटिटिव पावर में, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुआ है। आया समझ में। अब इसके बाद आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट जो है प्रभाव ये पड़ा नई प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक, यानी हेल्पफुल इन द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यहां पे समझिएगा, मतलब कोई दूसरे देशों में तैयार किया जाने वाला जो टेक्नोलॉजी है यानी तकनीक, ये विश्व के विभिन्न देशों को भी प्राप्त। जैसे आप सोचिए खुद से कि जापान में कोई टेक्नोलॉजी मतलब बनाया गया, वहां के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया, तो क्या वो जापान की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेगा? बेशक मिलेगा ही, भारत को भी वो टेक्नोलॉजी मिलेगा। लेकिन अगर
एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों के प्रवाह पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता, बहुत से प्रतिबंध होते, तब तो आसानी से उसका टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ऐसा व्यवस्था किया गया है, ऐसा प्रयास किया गया है कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा उत्पन्न किए एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों का निर्बाध यानी आसानी से प्रवाह हो सके। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही हम विश्व के अन्य देशों के द्वारा तैयार किया गया बहुत ही अधिक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर पाते हैं। और आगे चलें तो फिर नेक्स्ट जो पॉजिटिव इफेक्ट है इसका ये है अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि विश्व के अन्य देशों में या विश्व के अन्य देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है हाई क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी हमारे उपभोग में आने वाली वस्तुओं में बहुत ही अच्छे क्वालिटी की वस्तुएं, उसका भी यूज करने में हम सक्षम है, इसका सीधा श्रेय वैश्वीकरण को ही जाता है। बिकॉज वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं का यानी गुड्स का फ्लो जो है आसानी से हो पा रहा है। ठीक है, अब यहां और आगे चले, जैसे आप एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम बात करें मुंबई का, तो मुंबई भारत का वैश्विक बाजार के रूप में है। वहां पे विश्व के मतलब लगभग सभी देशों के कंज्यूमर गुड्स जो है वहां उपलब्ध है, यानी विश्व के लगभग सभी देशों की प्रोडक्ट का यूज हम कर सकते हैं और वहां हमारे मार्केट में वो उपलब्ध भी है। अब देखिए नेक्स्ट इसका पॉजिटिव इफेक्ट है नए बाजारों तक पहुंच, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि जैसे भारतीय कंपनियां भी, भारत के बिजनेसमैन भी विश्व के नए नए बाजारों तक पहुंच पाए हैं। खुद से सोचिए कि अगर कोई ऐसा एक सेक्टर है जिस सेक्टर में भारत की कंपनियां अधिक से अधिक प्रोडक्शन करती है, और इतना बहुत सारे ऐसे सेक्टर है कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि उसका यूज भारत में नहीं हो पाता है, जिसके चलते हमें उसे एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसे निर्यात करने की जरूरत पड़ती है। तो फिर वैश्वीकरण के तहत ही हमें विश्व के नए नए बाजारों तक हमारे देश की कंपनियां पहुंच पाती है, या विश्व के अन्य देशों की कंपनियां नए नए बाजारों तक पहुंच पाती है। तो इससे मतलब बहुत से मल्टीनेशनल कंपनी जो है विश्व के अन्य मार्केट तक पहुंच पाई है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है, उत्पादन के स्तर को उन्नत करने, यानी इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है इसको उन्नत करना, इसमें वृद्धि करना, इसमें सुधार करना, यह भी मतलब वैश्वीकरण का एक अच्छा प्रभाव है। देखिए मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की कोई स्थानीय कंपनी है और वो प्रोडक्शन करे, लेकिन उसका प्रोडक्शन लेवल काफी लो है, लेकिन अगर उसी शहर में कोई मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित हो जाए तो जब उसका फेस करेगी, जब उस कंपनी की सामना करेगी स्थानीय कंपनी, तो स्थानीय कंपनी देखेगी कि भाई इसका जो प्रोडक्शन लेवल है काफी हाई है और हमारा प्रोडक्शन लेवल काफी लो है। तो अगर हमारा भी प्रोडक्शन लेवल हाई नहीं होता इसके जैसे, तो फिर हमारा अस्तित्व तो कायम नहीं रह पाएगा इसके सामने, जिसके चलते स्थानीय कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है। आए समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार, यानी इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। देखिए वैश्वीकरण के फलस्वरूप हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से हमें विश्व के अन्य देशों से, हमारी कंपनियां विश्व के अन्य देशों में भी प्रोडक्शन करें, तो विश्व के अन्य देशों से भी हमें बहुत सारा सीख मिला है दैट बैंकिंग क्षेत्र में कैसे अच्छा से अच्छा रिफॉर्म किया जाए, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिया जाए। तो मतलब बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस देने की बात है इसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आया है दूसरे देशों से सीख लेकर। आठवां क्या है, रोजगार की बढ़ती हुई संभावनाएं, यानी इंक्रीजिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जब भारत में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज स्थापित होंगी
तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ा अपना फैक्ट्री स्थापित करती है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों की, कर्मचारियों की, कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। और फैक्ट्री इंडस्ट्री तो स्थापित कर लेती है, जैसे अमेरिकन कंपनी कोई भारत में स्थापित हुई तो आप सोचिए कि वो अमेरिकन श्रमिक, अमेरिकन कारीगर और कर्मचारी तो आएंगे नहीं उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसमें रोजगार भारतीय व्यक्ति को ही मिलेगा। तो देखिए वैश्वीकरण से रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है, यानी हमारे देश के लोगों को उसमें मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार भी मिलने की संभावना बढ़ी है। हालांकि जब इसका हम निगेटिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो हम वहां ये भी बताएंगे कि इसे रोजगार पर निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं एक और पॉजिटिव इफेक्ट का, और ये है निर्यातों में वृद्धि, यानी इंक्रीजमेंट इन एक्सपोर्ट्स। तो जैसे देखिए भारत, हमें पता ही है कि एक कृषि प्रधान देश है, तो जनरली जब भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत से निर्यात किए जाने वाले वस्तु में जनरली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है वही अधिक होता है। जैसे भारत में किसी फसल का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है तो भारत उसका कंज्यूम नहीं कर पा रहा है उसे, तो फिर भारत उसे विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। जैसे बहुत से फल का भी निर्यात भारत से किया जाता है, बहुत से अनाज का भी निर्यात किया जाता है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका निर्यात भारत करता है। लेकिन वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से पहले निर्यात पे, यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध थे। लेकिन वैश्वीकरण के अंतर्गत इन सारे प्रतिबंधों को दूर करने की कोशिश किया गया है, जिसके चलते निर्यातों में भी वृद्धि देखने को मिला है। तो ये सारे वैश्वीकरण के पॉजिटिव इफेक्ट थे। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन पड़ा। तो देखिए अब हम बात करते हैं भारत पर वैश्वीकरण का निगेटिव इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहली चीज कि कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा करी गई, यानी निग्लेक्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी भारत, हमें पता है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि उत्पादन अधिक होता भी है, तो फिर कृषि से आधारित उद्योग भी भारत में अधिक डेवलप होना चाहिए। आपको हम बता दें कि उद्योग दो प्रकार का होता है, एक होता है कृषि आधारित उद्योग और एक होता है खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में वैसे इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं जिसका कच्चा माल यानी जिसका रॉ मटेरियल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग का या चीनी उद्योग का। जैसे चीनी उद्योग है तो चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए ना, उसका कच्चे माल के रूप में गन्ना से ही चीनी का उत्पादन होगा, तो गन्ना हमें कृषि से प्राप्त होती है, इसलिए चीनी उद्योग को हम क्या कहेंगे, कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। तो ऐसे उद्योगों की उपेक्षा करी गई है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप ऐसे उद्योगों पे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि खनिज आधारित उद्योगों पे अधिक इन्वेस्ट करने की कोशिश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। अब देखिए कैसे, भारत जो है प्राचीन काल से ही भारत जो है लघु और कुटीर उद्योगों के मामले में बहुत पीछे है और इसका इंपॉर्टेंस भी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम जब आप लोग पढ़ेंगे भारत का तो वहां भी आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी भी इस चीज को मतलब बढ़ावा दे रहे थे कि लघु और कुटीर उद्योगों का अधिक से अधिक मात्रा में विकास हो, ताकि देखिए, और ये चीज इसलिए और आवश्यक हो जाता सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए कि हम खुद पे निर्भर हो सके। जैसे पहले क्या होता था, लगभग हर घर में चरखा होता था सूत काटने के लिए, मतलब कपड़ा बुनने के लिए। तो कहने का मतलब लघु अपने घरों में ही उद्योग स्थापित करना, छोटे छोटे पैमाने का, छोटे छोटे स्तर का उद्योग स्थापित करेंगे तो उसको लघु और कुटीर उद्योग कहा जाएगा। लेकिन सोचिए खुद से आप, अगर इसमें होता क्या था कि कोई छोटा पैमाने का उद्योग है, लघु कुटीर उद्योग है, तो उसमें मतलब हाथ से प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसमें बाई मशीन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हाथ से जब हम उत्पादन का काम करेंगे, मशीन का यूज नहीं करेंगे, तो बहुत कम वस्तुओं के उत्पादन में बहुत अधिक समय लग जाएगा, जिसके चलते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अधिक बढ़ जाता है, वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। लेकिन वहीं जब बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े मशीनों और बड़े बड़े नए नए तकनीकों के माध्यम से उत्पादन करती है, तो फिर वहां कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है, जिसके चलते वस्तुओं का जो कॉस्ट निर्धारित होता है वो भी काफी कम होता है, और जिसके चलते वो मतलब कम दाम पे ही वस्तुएं उपलब्ध करा देती है। और इस
कारण ये लघु और कुटीर उद्योग जो है वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते लघु और कुटीर उद्योग जो है मतलब लगभग समाप्ति के कगार पर आज पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि लघु और कुटीर उद्योग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरी चीज की वैश्वीकरण से रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम लोग पढ़े सकारात्मक प्रभाव में, पॉजिटिव इफेक्ट में, कि वैश्वीकरण के चलते लोगों को रोजगार बढ़ने की संभावना है। कॉमन सेंस आप सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, जब बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित होंगी तो फिर भारत के लोगों को डेफिनेटली उसमें रोजगार मिलेगा ही। लेकिन रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है ये आपको बता रहे हैं हम। सोचिए, बड़े बड़े कंपनियों के आने से जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग है, वो तो बंद पड़ गए ना, तो फिर उसमें के जो कारीगर और कर्मचारी थे वो तो बेरोजगार हो गए। अब आपके मन में आएगा सर वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन फिर उन्हीं कर्मचारियों को, उन्हीं कारीगरों को बहुराष्ट्रीय कंपनी में तो रोजगार मिल ही जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आधुनिक तकनीक पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, बड़े बड़े मशीनों पे कार्य किया जा रहा है। और आधुनिक तकनीक को समझना, बड़े बड़े मशीनों पे कैसे कार्य करना है, इसके लिए कुशल, इफिशिएंट कारीगरों की, कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। जिसके चलते जब मतलब भारत के जो अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिक है, जो मशीनों को और तकनीकों को समझने में इफिशिएंट नहीं है, फिर वैसे लोगों का तो बेरोजगार होना स्वाभाविक हो जाता है वैश्वीकरण के फलस्वरूप। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोजगार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, बुरा प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही साथ श्रम संगठनों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। मतलब समझिएगा, जैसे पहले क्या था कि भारत में बहुत से श्रम संगठन, लेबर यूनियन, और ये सारे लेबर यूनियन जब भी लेबर के मांगों को अनदेखा किया जाता था, जैसे श्रमिकों से अधिक समय तक काम कराया जाता था या फिर मतलब उन्हें कम सैलरी दिया जाता था, तो श्रमिक अपने एक संगठन का निर्माण करते थे और उस संगठन के माध्यम से मतलब फैक्ट्री के, उद्योग के मालिक के विरुद्ध आवाज बुलंद करते थे, जिससे उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाता था। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इस श्रम संगठनों पर ध्यान नहीं देती है, श्रम संगठनों के मांगों को अनदेखा कर देती है, जिसके चलते श्रम संगठनों पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। पांचवी चीज, आधारिक संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश, यानी लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पुअर ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यानी भारत में आधारिक संरचनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का सही ढंग से विकास नहीं हो पाने के कारण कम निवेश हो पाया है। कहने का मतलब समझिए, जैसे भारत में अब सोचिए, बिजली, परिवहन, इन सारे चीजों का संचार, जो कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, इन सारे चीजों का अगर अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो फिर विदेशी कंपनियां यहां पे इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहेगी। खुद से सोचिए, अमेरिकन कंपनी किस देश में इन्वेस्ट करेगी? पहली देश जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है और दूसरी देश जहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिजली, परिवहन, संचार, ये सारी सुविधाएं, तो जहां काफी अच्छी तरीके से डेवलप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं पे कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी। अब सोचिए खुद से कि अगर मान लीजिए कि कोई कच्चे माल को उसके स्रोत के स्थान से हमें अपने इंडस्ट्री तक लाना है, फिर मतलब अपने उद्योग में तैयार जो प्रोडक्ट है उसको बाजार तक पहुंचाना, और मालूम चल रहा है कि परिवहन की अच्छी सुविधा है ही नहीं, तो फिर काफी परेशानियां होगी। बिजली की सुविधा अच्छी है ही नहीं, तो फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में दिक्कत होगा। तो जिसके चलते भारत में चूंकि कम विकास हुआ है आधारिक संरचना का, जिसके चलते यहाँ पे निवेश भी अच्छा ढंग से नहीं हो पाया है। और छठी चीज की, सभी राज्य में निवेश का असमान वितरण है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल स्टेट्स। देखिए, भारत में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे आधारिक संरचना का अधिक, जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, कर्नाटक वगैरह, तो वहां पे बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां की अच्छी है, जिसके चलते विदेशी कंपनियां उन्हीं राज्यों में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हम बात करें उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का,
राजस्थान। तो ऐसे स्टेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, उतना अधिक विकास नहीं हुआ आधारिक संरचनाओं का, जिसके चलते उन राज्यों में अधिक इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियां नहीं करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रीजन बन रहा है जिसके चलते भारत के प्रत्येक राज्यों में विदेशी कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक समान नहीं है। तो ये सारे जो है भारत में वैश्वीकरण के विपक्ष में, यानी उसका नेगेटिव इफेक्ट जो था उसको हम देखें। तो आज के वीडियो में हम आपको समझाएं कि भारत पर वैश्वीकरण के पॉजिटिव और फिर नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ा, और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पेशली बिहार के संदर्भ में कि वैश्वीकरण का बिहार पर क्या इफेक्ट पड़ा और साथ ही साथ वैश्वीकरण का एक आम आदमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है।